हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 का रैपिड रिवीजन करेंगे, जिसमें जो भी सारा पॉइंट डिस्कस किए थे उसको एक क्विक रिव्यू कर लेंगे। देखो, इस चैप्टर में टोटल 14 टॉपिक्स पढ़ना है। डेफिनेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी को प्रोसेस बोलते हैं, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस, एडवांटेजेस, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ऑब्जेक्टिव्स, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, functions, limitations, accounting information meaning, qualitative characteristics and single entry, double entry। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल चैप्टर है, बस तुम लोग कुछ कुछ हेडिंग याद करना रहेगा, वो याद हो गया, अंदर का कंटेंट अपने हिसाब से मोल्ड करके लिख सकते हो। सबसे पहले आते हैं अकाउंटिंग का डेफिनेशन पे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। अभी नए जो एडिशन का बुक निकला है उसमें मेजरिंग वाला पॉइंट को हटा दिए हैं, आइडेंटिफाइंग के बाद जस्ट रिकॉर्डिंग बोले हैं, आइडेंटिफाइंग के अंदर ही मेजरिंग इंक्लूड कर दिए हैं। और पहले के बुक अगर आज से 1-2 साल पहले वाला बुक चेक करोगे तो उसमें आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र है। इसको याद करना है, 1 मार्क का मीनिंग है। अब इसके बाद हम लोग अगला आते हैं डेफिनेशन के बाद, प्रोसेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो टोटल 7 प्रोसेस हैं। क्या है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अभी आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग नए बुक में दोनों को एक साथ इंक्लूड करके आइडेंटिफाइंग वाले में हेड में लिखे हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग में ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन ओनर को बिलोंग कर रहा है या बिजनेस को। और जो भी सारा ट्रांजैक्शन ओनर को बिलोंग करेगा उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वेयर जो सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस को बिलोंग करेगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। मेजरिंग में हम लोग ये चेक करते हैं कि वो मनी के टर्म्स में काउंट किया जा सकता है या नहीं। अगर मनी के टर्म्स में काउंट किया जा सकता है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर मनी के टर्म्स में काउंट नहीं किया जा सकता तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मेरे इंप्लॉइज बहुत ही डिसऑनेस्ट है, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिकॉज वो न्यूमेरिकल फिगर्स में काउंट नहीं हो सकता, क्वांटिटेटिव टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मेरे एम्प्लॉइज बहुत लॉयल है, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, अगेन क्योंकि वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का सेल हुआ है 10 लाख रुपए, मैं इसको ऑफकोर्स रिकॉर्ड कर सकता हूँ बिकॉज ये क्वांटिटेटिव टर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये मेजरिंग वाले स्टेप में करते हैं। अगला होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम लोग जर्नल में करते हैं। जो चैप्टर नंबर 8 में जर्नल हम लोग स्टार्ट किए थे, वो जर्नल में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। देन जर्नल करने के बाद हम लोग इस रिकॉर्डिंग करने के बाद करते हैं क्लासीफाई। क्लासिफिकेशन किया जाता है अलग अलग लेजर्स अकाउंट बनाकर। तो क्लासिफिकेशन याद रखना, लेजर अकाउंट बनाएंगे हम लोग जर्नल के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें। देन अगला होता है समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़े, तो चैप्टर बहुत बड़ा सा है और लास्ट में उसका छोटा सा समरी पढ़ लिए तो पूरा चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना बड़ा कंपनी है, उसमें इतने थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे, बड़े कंपनी लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे, तो इतना पढ़ने का टाइम नहीं रहता। लेकिन अगर हम लोग उसको समराइज कर दे, बहुत ही कम क्वांटिटी में लेकर आ जाए, तो उसको बोलते हैं समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर 3 चीज प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में हम लोग चेक करते हैं कि हमारा बिजनेस वेदर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या वो लॉस इनकर कर रहा है, वो हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है कि बिजनेस को आगे कैरी ऑन करना है या उसको शट डाउन करना है। एंड लास्ट होता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग को ही बोला जाता है रिपोर्टिंग। इसमें हम लोग अपने यूजर्स तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं कि यूजर को एक क्लियर अंडरस्टैंडेबिलिटी रहे कि ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है, जहां पे वो अपने पैसा लगाएं। ठीक है, तो ये हो गया 7 स्टेप। 7 स्टेप्स क्या क्या है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। तो ये 7 स्टेप याद रखना है। अब हम लोग लास्ट स्टेप पढ़े कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग हम लोग किसको करते हैं? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को। जो भी हमारे अकाउंट्स के यूजर होते हैं उनको हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि देखो ये हमारा कंपनी है, उससे हम इतना प्रॉफिट अर्न किए हैं या इतना लॉस पे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है फ्यूचर में या आपको यहाँ से पैसा विड्रॉल करना है, वो उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो। तो यूजर्स कौन होते हैं? तो जस्ट अब हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, कि एक्चुअल में यूजर्स होते कौन है। एक्चुअल में यूजर्स होते कौन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के 2 यूजर होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर।
इंटरनल यूज़र मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और एक्सटर्नल यूज़र मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। पहले की बुक में अगर चेक करोगे तो इंटरनल यूज़र के अंदर 3 दिया हुआ है, दैट इज़ ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। और नई बुक में इंटरनल यूज़र में सिर्फ 2 ही दिया हुआ है, वो कौन कौन है, ओनर और मैनेजमेंट। नई बुक में एम्प्लॉयज़ को इंटरनल से हटा दिए। इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया है कि इंटरनल यूज़र मतलब ऐसे यूज़र जिनको हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पूरा दिखाएंगे, एक एक डिटेल चीज़ दिखाएंगे। और एक्सटर्नल यूज़र मतलब ऐसे ऐसे यूज़र्स जिनको हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे, बस जितना उनके लिए रेलेवेंट रहेगा उतना ही इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। तो नई बुक में इंटरनल एक्सटर्नल का थोड़ा डेफिनेशन चेंज हो गया है। नई बुक में इंटरनल का मतलब है जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा दिखाएंगे। तो पूरा किसको दिखाएंगे, 2 लोग को, ओनर और मैनेजमेंट को। एम्प्लॉय को नहीं दिखाते सारा कुछ, जिनका जितना रेलेवेंट है उतना ही दिखाएंगे। और एक्सटर्नल यूज़र मतलब इनको उतना ही इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे जितना उनके लिए रेलेवेंट है, जितना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन दिखाने का नीड नहीं है। तो उसी के बेसिस पे अभी नए वाले बुक में एम्प्लॉयज़ को एक्सटर्नल में डाल दिया गया है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है तुम लोग। अगर नए बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करना है तो इंटरनल में 2 लिख लेना, ओनर और मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल के अंदर बाकी जितने बचे, बैंक, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, और ये अपना क्रेडिटर्स है ना, पब्लिक, रिसर्चर्स, वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे, एम्प्लॉयज़ भी इसी के अंदर आएंगे। तो यहाँ तक हम लोग यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये पहले का एडिशन है। पहले के एडिशन में इंटरनल मतलब ये 3, एक्सटर्नल मतलब ये सब। उसके बाद अगला टॉपिक पे आते हैं। अभी तक अपना क्या क्या इसमें टॉपिक हो गया, डेफिनेशन हम लोग कर लिए, इसके बाद अगला प्रोसेस देख लिए, और प्रोसेस के बाद हम लोग यूज़र देख लिए, 9 टॉपिक की यूज़र्स कौन कौन होते हैं अकाउंटिंग के। अब आते हैं अगला अगला फीचर, अगला टॉपिक पे, दैट इज़ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटिंग के क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको मैं याद करवाया था, RRUC। RRUC, RRUC स्टैंड्स फॉर, R से रेलेवेंस, सेकेंड R से रिलायबिलिटी, फिर उसके बाद U से अंडरस्टैंडेबिलिटी, एंड C से कंपेरेबिलिटी। तो रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। रेलेवेंस का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट पीरियड के लिए होना चाहिए। जैसे अगर अभी 2024-25 का सिनेरियो चल रहा है, तो जो भी नया बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे वो 2024-25 का करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग यूज़र को भी वही बैलेंस शीट दिया जाएगा। लेकिन अगर आज के डेट में यूज़र को जो भी यूज़र है उसको 2015 का बैलेंस शीट दे रहे हैं, 2010 का बैलेंस शीट दे रहे हैं, क्या उसके लिए आज की डेट में कोई वो काम का है बैलेंस शीट? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो रेलेवेंट पीरियड के लिए नहीं है। तो रेलेवेंस का मतलब होता है जो रेलेवेंट पीरियड के लिए हो। जो रेलेवेंट पीरियड के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है वो यूज़र को प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो यूज़र के लिए रेलेवेंट रहेगा, रेलेवेंस रखता हो, वही इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंड आते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी मीन्स कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन में घपला नहीं होना चाहिए, कुछ भी उसके अंदर विंडो ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए, और पूरा ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है उसमें वो कुछ भी मेलाफाइड इंटेंशन से, खराब नीयत से छुपाए ना, वो सब कुछ क्लियर बताए, एक एक चीज़, क्योंकि यूज़र उसके कंपनी में पैसा लगाए हैं, तो उस वजह से उनको सब कुछ पता चलना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन सही चल रहा है, खराब चल रहा है, बंद करना है, नहीं करना है, वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। वो होता है रिलायबिलिटी, सब कुछ सही बताओ, कुछ छुपाओ मत। अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है जब बैलेंस शीट बनाया जा रहा है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा रहा है, तो ऐसा शब्दों का यूज़ करो जिसके टर्मिनोलॉजी, टर्म्स बहुत ही क्लियर रहे। अगर किसी के टर्मिनोलॉजी बहुत ही डिफ़िकल्ट है तो यूज़र को उस पर्टिकुलर चीज़ को समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का कंपनी है, जियो कंपनी, जैसे इंडिया का कंपनी है, तो वो जब अपना बैलेंस शीट निकालेगा तो वो इंग्लिश में निकाल दे तो सब पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो अपना बैलेंस शीट चाइनीज़ लैंग्वेज में निकाल रहा है तो उसको कोई नहीं पढ़ पाएगा, बिकॉज इंडिया के लोग को चाइनीज़ लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो टर्मिनोलॉजी का ध्यान देना है, जो जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं उसका ध्यान देना है, कि अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे यूज़र को एक एक चीज़ का क्लैरिटी रहे। उसके बाद आते हैं कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कंपैरिजन करना। हमारे को बैलेंस शीट ऐसा बनाना है कि हम लोग उसको कंपेयर कर सके। कंपैरिजन 2 तरीके का होता है। कंपैरिजन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक कंपैरिजन होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, और एक कंपैरिजन होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इसको याद रखने का तरीका, इंटर फर्म, हम लोग स्कूल में जैसे कंपटीशन होता है तो क्या बोलते हैं, इंटर लेवल कंपटीशन है, अलग अलग स्कूल के लोग आएंगे,
तो वही ये भी है इंटर फर्म कंपैरिजन। इसमें क्या होता है, जियो कंपनी जो है वो अपना बैलेंस शीट को किसी दूसरे कंपनी, लेट से एयरटेल कंपनी के साथ कंपेयर कर रहा है, उसको बोलेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन। क्योंकि जियो कंपनी कोई और कंपनी है, एयरटेल कंपनी कोई और कंपनी है, दोनों अपना जब बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे उसको बोलेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन। और इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब क्या होता है, जियो कंपनी अपना 2024 का जो बैलेंस शीट है उसको वो कंपेयर कर रहा है 2023 के बैलेंस शीट से। मतलब वो किसी दूसरे कंपनी के पास नहीं जा रहा है कंपैरिजन करवाने के लिए, वो अपने ही करेंट ईयर के रिकॉर्ड्स को अपने पास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड से कंपेयर कर रहा है। तो उसको बोला जाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंपैरिजन दो तरीके का होता है, एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन और एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन में क्या होता है, जियो कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ अपना बैलेंस शीट कंपेयर कर रहा है कि वो कितना प्रॉफिट कमाया है, मैं कितना प्रॉफिट कमाया है, मेरा कितना सेविंग्स है, उसका कितना सेविंग है, तो उसको बोला जाता है इंटर फर्म कंपैरिजन। याद रखने का तरीका, इंटर लेवल कंपटीशन होता है, अलग अलग स्कूल के लोग आते हैं और फिर कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे भी अलग अलग कंपनी से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, जियो कंपनी एयरटेल से करेगा, एयरटेल कंपनी बीएसएनएल से कंपेयर करेगा, तो किसी भी दूसरे कंपनी से कंपेयर करने को बोलते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। जैसे इसका दूसरा, मान लो शर्मा जी है, वो वर्मा जी के बेटे के साथ अपने बेटे का रिजल्ट कंपेयर कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटर फर्म कंपेरिजन। शर्मा जी के बेटे का रिजल्ट वो वर्मा जी के बेटे के रिजल्ट से कंपेयर कर रहा है, तो ये क्या हुआ, इंटर फर्म कंपेरिजन। लेकिन शर्मा जी अपने बेटे का 9th का रिजल्ट को 8th के रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है इंट्रा फर्म कंपेरिजन। ठीक है, 9th के रिजल्ट को 8th के रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हैं उसी के बच्चे का। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। आई होप कि इतना एग्जाम्पल के साथ क्लियर होगा। ठीक है, इसमें मैं एक बार ये और एग्जाम्पल देख लो, ड्रॉ भी कर लेना, तो उससे तुम लोग क्लियर होगा इंटर फर्म कंपैरिजन क्या है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गया। नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ब्रांचेस कितने होते हैं वो उस पर आते हैं हम लोग। तो अकाउंटिंग के टोटल 3 ब्रांचेस होते हैं। अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस होते हैं, 3 ब्रांचेस होते हैं। कौन कौन से 3 ब्रांचेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग 2 चीज़ प्रिपेयर करें, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 2 चीज़ प्रिपेयर करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जिससे हम लोग अपना पोजीशन पता कर पाए, फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम पोजीशन, ये सब। सेकंड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट इवैल्यूएट करते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब जहाँ पे हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं प्रोडक्ट का। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 चीज़ हेल्प करता है, पहला तो डिसीजन लेने में हेल्प करता है, एंड सेकंड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, और सेकंड बिजनेस के अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ये हम लोग यहाँ लिख लिए थे, जो नोट नहीं किया है वो एक बार स्क्रीन को स्टॉप करके रीड कर लो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया था। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देन आते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किस नेचर का है। तो याद रखना है अकाउंटिंग दोनों नेचर का है। अकाउंटिंग अपने आप में साइंस भी है और अकाउंटिंग अपने आप में आर्ट्स भी है। अकाउंटिंग साइंस क्यों है, बिकॉज साइंस के अंदर भी सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे न्यूटन के लॉ हो गए, ओम्स लॉ हो गए, अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग लॉ, ये सब साइंस के अंदर होता है। सिमिलरली अकाउंट्स के अंदर भी प्रिंसिपल्स होता है। जैसे अभी चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़े थे, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे 3 कंसेप्ट पढ़े थे, अजम्पशंस पढ़े थे, 11 हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो उस कंपैरिजन अगर किया जाए तो साइंस के अंदर भी प्रिंसिपल है एंड अपने अकाउंट्स के अंदर भी प्रिंसिपल है। तो साइंस और अकाउंट्स दोनों सेम है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है बस। क्यों क्यों सेम है, क्योंकि साइंस के अंदर भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स है, अपने सिद्धांत है, एंड ये अपना अकाउंटिंग के अंदर भी अपने उसके प्रिंसिपल्स है। अब आते हैं आर्ट्स के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं। आर्ट्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को सोचने का जजमेंट, कला, किसी भी चीज़ को करने का जो एक्सपर्टीज होता है उसको बोला जाता है आर्ट्स। तो अकाउंटिंग आर्ट्स क्यों है, क्योंकि मैनेजर अलग अलग डिसीजन लेता है। मान लो मैनेजर 2020 में कुछ डिसीजन लिया जो गलत साबित हो गया, तो 2021 में वो उससे पिछले गलतियों से सीखेगा और इस बार और अच्छे बेटर डिसीजंस ले पाएगा। तो इसीलिए आर्ट्स अकाउंटिंग जो है वो साइंस भी है एंड वो आर्ट्स भी है। फिर अब अगला टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, ये हो गया अपना
ब्रांचेस नेचर हो गया। देन आते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं, और ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फ़ायदा क्या क्या है। तो अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला एडवांटेज है, इट रिप्लेसेस मेमोरी। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, जब हम लोग लिखित में नहीं लिखते थे, रिकॉर्ड करके नहीं रखते थे, तो जो ओनर होता था वो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को भूल जाता था, क्योंकि एक ही दिमाग है, उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और कितने नंबर ऑफ डेज या मंथ के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब से अकाउंटिंग आया तो अब हम लोग को मेमोरी में याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम लोग रिकॉर्ड करके लिखित पे लिख लेते हैं, रिटर्न। तो रिप्लेसेस मेमोरी, रिप्लेस हो गया मेमोरी। सेकेंड, इट फैसिलिटेट लोन। जब हम लोग बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक वाला हमें, बैंक का जो भी ओनर होगा वो हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा। फाइनेंशियल मैनेजर जो होगा वो हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अगर चेक करेगा कि ये कंपनी सही है, प्रॉफिट सही कमा रहा है, उसको लोन दे सकते हैं, उसका क्रेडिट वर्थिनेस, पेइंग कैपेसिटी, रीपेइंग कैपेसिटी ये बहुत अच्छा है, तब जाके वो लोन प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग बहुत सही है कि हम लोग लोन लेते टाइम भी काम आ जाएगा। अगला आते हैं सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बेचने में भी अकाउंटिंग काम आता है, क्योंकि जब हम लोग अकाउंटिंग करके रखेंगे तभी हमें पता रहेगा कि हमारे बिजनेस में कितने के असेट्स है, कितने हमारे प्रॉपर्टी है और कितने हमारे लाइबिलिटी है। तो जब हमें इन बात का पता रहेगा कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कितने हैं, तभी हम लोग जब बेचेंगे अपने बिजनेस तो हम लोग इवैल्यूएट कर पाएंगे कि मैं अपने बिजनेस को कितने रुपए में, कितने अमाउंट में सोल्ड कर सकता हूँ, चेक करने के बाद कि मेरे असेट्स और लाइबिलिटी कितने कितने हैं। अगला आता है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी में भी हेल्प करता है ये। मैनेजमेंट को नए नए डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट चेक करता है कि प्रॉफिट में है तो नया प्रोडक्ट लाएंगे, प्रॉफिट में नहीं है तो प्रोडक्ट नया नहीं लाएंगे। फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। एंड देन कंपेरेटिव स्टडी, कंपेरिजन दो तरीके का, इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपेरिजन। ठीक है, तो ये भी हम लोग लिख लिए थे, ये देख लो एक बार, जिन लोग नोट नहीं किए थे स्क्रीन पॉज करके एक बार रीड कर लेना। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट हो गया था। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। एडवांटेजेस भी अपना खत्म हो गया। नेक्स्ट इज बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ईजी डिफरेंस, बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा। एक टर्म होता है बुक कीपिंग और एक टर्म होता है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का मतलब, हम लोग अभी स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे या मीनिंग पढ़ रहे थे, टोटल 7 प्रोसेस पढ़े थे, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। दैट इज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग और रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो इसमें ये जो स्टार्टिंग का 4 होता है, दैट इज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इसको बोला जाता है बुक कीपिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग का जो 4 होता है, दैट इज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये चारों को मिलाकर बोला जाता है बुक कीपिंग। वेयर एज अकाउंटिंग का मतलब होता है ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, ये सबको मिला के बोला जाता है अकाउंटिंग। मैं पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग का 4 स्टेप को बोला जाता है बुक कीपिंग, और स्टार्टिंग आइडेंटिफाइंग से लेकर कम्युनिकेटिंग तक, ये पूरे को इन टोटालिटी में बोला जाता है अकाउंटिंग। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर उसके बाद अगला डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले इतना हो गया। उसके बाद बुक कीपिंग जो होता है ये होता है प्राइमरी प्रोसेस, ये पहले परफॉर्म किया जाता है। एंड देन जो अकाउंटिंग होता है ये होता है सेकेंडरी प्रोसेस। बुक कीपिंग जो है वो शॉर्ट एंड सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि 4 ही स्टेप तो करना है उसमें। वेयर एज अकाउंटिंग जो है वो लेंदी प्रोसेस है, बिकॉज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चीज़ ध्यान देना है। फिर उसके बाद बुक कीपिंग में कोई स्पेशलाइज स्किल नहीं लगेगा, वो छोटे मोटे अकाउंटेंट से भी काम हो जाएगा, तो उसमें जूनियर स्टाफ से काम हो जाता है। वेयर एज अकाउंटिंग के लिए हमें सीनियर स्टाफ ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और बुक कीपिंग बहुत ही नैरो है, मतलब बहुत ही छोटा है, वेयर एज जो अकाउंटिंग है वो बहुत ही बड़ा स्कोप है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, है ना। इसका एक बार डिफरेंस भी देख लो जो हम लोग क्लास में नोट किए थे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। ये भी हमने ख़त्म कर लिया। देन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कुछ नहीं, अकाउंटेंसी में बस इतना याद रखो, अकाउंटेंसी के अंदर दोनों आता है, अकाउंटिंग का थ्योरी पार्ट भी आता है, अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल पार्ट भी आता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लेते हैं। अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं अकाउंटिंग करने के। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये अपना 8th टॉपिक।
ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग करने का? तो ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुनो। सबसे पहले टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के अंदर एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन मेंटेन करना है। इसका देखो हम लोग ये चार्ट बनाए थे। बिजनेस के अंदर एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो उसके लिए अकाउंट करना पड़ेगा। सेकंड, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, तो वो उसके लिए अकाउंटिंग करना पड़ता है। थर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग पता लगा लेते हैं बैलेंस शीट बनाकर। फोर्थ, मैनेजमेंट डिसीजन ले पाता है और यूज़र को हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो बहुत सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 ऑब्जेक्टिव। पहला सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड फाइनेंशियल पोजीशन, फोर्थ मैनेजमेंट डिसीजन एंड फिफ्थ यूजफुल फॉर यूजर्स। यूज़र के लिए यूज़फुल रहता है। एक बार इसको पढ़ना है तो पढ़ लो, लिखे नहीं होगे तो एक बार लिख भी लो इसको। ठीक है, तो हम लोग ये अपना कंप्लीट कर लिए, ये कंप्लीट कर लिया ऑब्जेक्टिव। और अगर क्वेश्चन में फंक्शन पूछा तो यही ऑब्जेक्टिव में जो पढ़े हैं वही यहाँ पे छाप देंगे। ठीक है, इसको अलग से याद करने का ज़रूरत नहीं है, वही वाला छाप सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अलग से किसी को याद हो सकता है तो वो याद कर लो अलग से, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर नहीं याद कर रहे हो तो जो ऑब्जेक्टिव में लिखा हो, जो ऑब्जेक्टिव में पढ़े हो वही फंक्शन में लिख लेना। अगला आते हैं लिमिटेशन पे। अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या क्या है, अकाउंटिंग के नुकसान क्या है, अकाउंटिंग करके नुकसान क्या होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के नुकसान क्या है? तो सबसे पहला, अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता। अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट क्यों नहीं होता? मैं इसका एग्जांपल भी लिया था डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन हम लोग सोच रहे हैं कि 10 साल चलेगा, लेकिन क्या ये गारंटी है कि 10 साल चले? बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं कि 10 ही साल चलेगा। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता 11 साल चल जाए, क्या पता दूसरे साल में वो टूट जाए, सेकंड फ्लोर से गिरा टेबल और टूट गया। तो अकाउंटिंग जो है फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल इसका डेप्रीसिएशन। सेकेंड पॉइंट, इसको इग्नोर करने बोला था मैं, या आगे समझ आएगा। तो उसके बाद अगला आ जाओ, इग्नोर्स। सेकेंड, द इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और सेकेंड स्टेप ही मेजरिंग के अंदर ही वो बताए थे, हम लोग डिस्कस किए थे कि जो चीज़ मनी में कन्वर्ट हो सकता है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकियों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटी, मेरे लेबरमैन कितने भी स्किल्ड हो मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मेरे लेबरमैन के साथ मेरा बॉन्डिंग कितना भी अच्छा हो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मेरा सेल कितना हुआ है वो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे लेबर कितने स्किल्ड वाले हैं मैंने रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो पॉइंट। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट अपना, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। मतलब दो वैल्यू होता है, एक होता है बुक वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू। हम लोग जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग बुक वैल्यू में ही करते हैं। और ये चैप्टर 3 में कौन सा प्रिंसिपल में बोला था कि बुक वैल्यू में ही लिखना है, हिस्टोरिकल वैल्यू में ही लिखना है, हम लोग मार्केट वैल्यू या करंट वैल्यू में नहीं लिख सकते। किसी को याद है? सोचो सोचो थोड़ा। चैप्टर 3 में किस में लिखा हुआ था कि अकाउंटिंग जब हम लोग करेंगे, हम लोग जो बुक में लिखेंगे फिगर्स, वो सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू में ही लिखेंगे, मार्केट वैल्यू में नहीं लिखेंगे। मतलब जब खरीदे थे उस डेट का वैल्यू लिखेंगे। आज के डेट में उसका पैसा बढ़ गया हो कम हो गया हो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। क्यों ऐसा? और ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? ये प्रिंसिपल का नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है कि जो बुक वैल्यू है उसी में ही रिकॉर्ड करोगे। आज के डेट में उसका प्राइस बढ़ भी गया होगा तो उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि इसका हम लोग लॉजिक भी डिस्कस किए थे। इसमें ओनर का इंटेंशन बहुत ही खराब हो सकता है, गंदी नीयत हो सकता है, मेलाफाइड इंटेंशन हो सकता है। उस वजह से वो क्या करेगा, मार्केट वैल्यू अलग अलग जगह का पता करके आएगा और लिख देगा। रैंडम सा ऐसे ही कोई सा भी मार्केट वैल्यू लिख देगा जिससे अपना प्रॉफिट को वो इन्फ्लेट करके शो कर दे। एंड अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। कई बार अकाउंटिंग में हम लोग विंडो ड्रेसिंग दिखाते हैं, है 5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हैं 10 लाख की, यूज़र को हम लोग इंड्यूस करें, अट्रैक्ट करें और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करवा दे। तो फ्रॉड इंटेंशन वाले से नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग करने से विंडो ड्रेसिंग हो जाएगा, मतलब जो चीज़ एक्चुअल में आप उसको छुपा रहे हो। जैसे विंडो खुला हुआ है, हम लोग पर्दा लगा के वो खुला वाला पार्ट को छुपा देते हैं। तो वैसे ही अगर मेरा बैलेंस शीट में 5 लाख का प्रॉफिट है, मैं उसको ढक कर उसमें दूसरा दिखा रहा हूँ, मैं उसको 20 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट। उसके बाद अगला आते हैं,
ये कंप्लीट हो गया। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और सिंगल एंट्री डबल एंट्री वो सब लोग डिस्कस किए थे कि सिंगल एंट्री फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर सकता, वेयर एज डबल एंट्री फ्रॉड डिटेक्ट कर सकता है। सिंगल एंट्री कंप्लीट और सिस्टमेटिक होता है, सॉरी सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट और इनसिस्टमेटिक होता है, वेयर एज डबल एंट्री कंप्लीट होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड वो होता है, उस वजह से कोई सा भी एरर अगर हो तो हम लोग रिकॉर्ड कर पाते, देख पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री के अंदर कोई भी एरर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जो जो इंपॉर्टेंट था मैं उसको डिटेल में डिस्कस किया हूँ, बाकी सब हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सो ये चैप्टर का पूरा व्यू समझ आ गया होगा, क्या किस कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है। जिसके भी नोट्स कंप्लीट नहीं है वो टाइम से नोट्स कंप्लीट कर लो। ओके, थैंक यू।